मत ले मेरे सब्र का इंतहा, ए तकदीर तू थक जाएगी। तू देती जा प्रॉब्लम, मुझ में और हिम्मत आ जाएगी। मैं इंसान जरा अलग किस्म का हूं, बता दूं तुझे आज। अगर कयामत भी आ जाए तो मेरे जुनून को नहीं दबा पाएगी। वेल, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। किसी किसी बुक में इसे मोनोटोनस फंक्शन भी कहते हैं। तो वेल, मेरा मिशन है आपको टॉप करवाना। क्या आपका मिशन भी वही है? अगर मिशन है ना तो रेडी हो जाइए पेपर पेन लेकर के, नहीं तो वीडियो छोड़ करके चले जाइए आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। वेल, मोनोटोनस फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसा आप देख रहे हो कि मोनोटोनस फंक्शन दो तरह का मिलेगा आपको। पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। जी हां, अब देखो कि इंक्रीजिंग में भी दो पार्ट आपको मिलना है। फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जैसे इधर देखिए, डिक्रीजिंग में भी दो पार्ट आपको मिलेगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आप एक्साइटेड होंगे ना कि सर ये आखिर ये दोनों है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इसका डेफिनेशन क्या होता है। वेल, ये देखिए, अभी यहां पर ध्यान से आप देखिएगा तो ये ग्राफ जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अब बोलोगे सर ये तो समझ में आ रहा, देख करके समझ में आ रहा, तब तो हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ बनाने में तो दिक्कत होती है। तो इसके लिए कोई और भी अल्टरनेटिव है? जी हां, बिल्कुल अल्टरनेटिव है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मैथमेटिकली आपको बता रहा हूं। इसका जो कंसेप्ट है ना, आप ऐसे देख लो, ये हो गया x1 रख लो और इसे x2 कर लो आप। ठीक है, x1 x2, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया और यहां भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देख लीजिएगा, वो थोड़ा सीधा आप अपना बना दीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये y इक्वल टू fx दिया हुआ है और ये x1 है। x1 के सामने जो होगा ना ये होगा fx1। ठीक है, दिस इज fx1 और इसी को आप कह सकते हो y1 भी कह सकते हो कि ये जो वर्टिकल जो डंडा दिख रहा है ना पिंक कलर का, ये हमारा हो जाएगा y1। ठीक है, ये y का वैल्यू होगा। उसी तरह यहां देखो x2, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, दिस इज fx2 और इसे मैं लिखूंगा y2। तो एक हमारे पास y1 है, एक हमारे पास y2 है। क्लियर? x1 के सामने fx1 और x2 के सामने fx2 हो गया। ठीक है, y का वैल्यू आप देख रहे हो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है ना कि ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास x2 हो गया। तो जैसा देख रहे हो x1 स्मॉलर देन x2, भाई ये वाला जो हॉरिजेंटल वैल्यू है दूसरे हॉरिजेंटल वैल्यू से तो छोटा है। बोलोगे हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, ये जो डंडा दिख रहा है ना, वी आर टॉकिंग fx1 स्मॉलर देन fx2। ठीक है, तो अगर x1 स्मॉलर देन x2 है तो fx1 भी स्मॉलर देन fx2। ठीक है, x1 का वैल्यू x2 से छोटा, तो x1 के सामने जो डंडा है y का वैल्यू वो भी उससे छोटा दिख रहा है। ठीक है, अब यहां देखो, यहां तो कहानी उल्टा दिख रहा है। x1 स्मॉलर देन x2 है लेकिन fx1 ग्रेटर देन fx2 कह रहा है, जो y का वैल्यू बड़ा हो जा रहा है। अब बोलोगे सर कैसे? मैं बोलूंगा ऐसे। देखो जी, यहां पर आप देख लो, आप यहां पर रख सकते हो x1 हो गया और इसे कर लो x2 कर लिया। ठीक है, इसके सामने जो मैंने वैल्यू रखा ना इट इज fx1 और इसके सामने जो वैल्यू मैंने रखा ना fx2 रख दिया मैंने। ध्यान से देखिए, fx1 और fx2 मैंने यहां पर रख दिया और ये हो जाएगा y इक्वल टू fx मैंने रखा। अब जैसे ध्यान से देखो, ये x1 अभी भी x1 x2 से छोटा है, x1 स्मॉलर देन x2, लेकिन इसके सामने वाला जो डंडा है ना y का वैल्यू है, ये दूसरे वाला डंडा से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, fx1 ग्रेटर देन fx2। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहीं रुक ही नहीं रहा है। क्लियर? कहीं रुक ही नहीं रहा है। एक चीज और देखो, इसका डेरिवेटिव के बेसिस पे भी हम लोग प्रूव करते हैं। f डैश एक्स
ग्रेटर देन 0 हो गया। कि अगर डेरिवेटिव के टर्म में बोला जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो दो प्रोसेस है, या तो आप प्रूव कर लो x1 स्मॉलर देन x2, fx1 स्मॉलर देन fx2, या दूसरा मेथड है कि f डैश x ग्रेटर देन 0, ये भी प्रोसेस है। दूसरा यहां देख लो, यहां भी f डैश x स्मॉलर देन 0 हो जाएगा। तो आप डेरिवेटिव के बेसिस पे भी कर सकते हो और इसके बेसिस पे भी कर सकते हो, लेकिन 90% जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो डेरिवेटिव के बेसिस पे सॉल्व होने वाला। ठीक है, और इसका मैं प्रूफ भी बता दूंगा कैसे हम लोग डेरिवेटिव के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अब बोलोगे सर ये जो चीजें आपने पढ़ाया ना, ये तो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन देखो क्या होता है। वेल, इसी में अगर कोई बोल दे कि ग्राफ ऐसा मिल जाए, ये देखो जी, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये जो हो गया वाई एक्सिस हो गया, और यहीं पे मुझे अगर कोई बोल दे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, ये देखो अब फंक्शन क्या हो गया है, सिर्फ इंक्रीज ही नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट भी हो गया है। कम ऑन, इंक्रीज ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट भी हो गया है। तो मैं लिख सकता हूं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, और साथ साथ जब कांस्टेंट होता है तो इक्वल टू 0 होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मेरे साथ बोलो कि जब कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है या कांस्टेंट हो गया तो वहां पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है? इक्वल टू 0 हो जाता है। हालांकि इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट आप पहले रोल्स थ्योरम और लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ते हैं, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण वो टॉपिक इलिमिनेट कर दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली वो क्या है। एलएमवीटी क्या होता है, रोल्स थ्योरम क्या है, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जैसे आपको तो पता है ना कि एफ डैश एक्स क्या होता है, जैसे dy बाई डी एक्स होता है, और dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप होता है और स्पेशली टेंजेंट का स्लोप होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना, ये कर्व है और इसी पे टेंजेंट बनाओगे तो पैरेलल टू क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस का खुद स्लोप 0 होता है तो उस टेंजेंट का भी 0 हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी थ्योरम 2 मिनट के अंदर में उसका सिर्फ झलक दिखला दूंगा ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में बैठ जाए। हालांकि वो टॉपिक एलिमिनेट हो गई है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूंगा अभी। तो अब देखो, कंबाइन करो तो इन दोनों को मैं कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे लिखा जा सकता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बोलोगे हाँ सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो जब भी इंक्रीजिंग रहा, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, वहां पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चलते हैं एक और, जहां पर देखेंगे क्या यहां पर डिक्रीजिंग का भी कंसेप्ट है। तो बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल डिक्रीजिंग का भी कंसेप्ट है। जैसे आप देख लो, यहां से आया और फंक्शन ऐसा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0, और यहां पे देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो दोनों को अगर कंबाइन कर दिए तो एफ डैश एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0 लिखा। मतलब ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट भी हो जा रहा है। तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, तो एफ डैश एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू हम लोग 0 यहां पर लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी आपको। चलिए ठीक है, अब मैं कुछ और फंक्शन आपको दिखाता हूं। ये देख लीजिए बढ़िया सा फंक्शन, ये सारा का सारा फंक्शन बढ़िया सा देख लीजिए। यहां पर अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एकदम ध्यान से देखिए, मैं पूरा ग्राफ को थोड़ा छोटा भी बना देता हूं ताकि आपको एक जगह सारा का सारा समराइज हो जाए और आप बढ़िया से इसको देख सको। ध्यान से देख लीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली या फिर इंक्रीजिंग। क्लियर? देखते हैं, आप लोग खुद मुझे बताइए, एक एक करके पहले आते हैं। ये देखो जी, यहां पर देखोगे तो ये जो ग्राफ पहले बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ता जा रहा है। तो ये देखो कहीं रुक नहीं रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है,
तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे फंक्शन को देखो क्या कहेंगे हम लोग। और साथ ही साथ आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे ये जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ हम लोग कह सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सिर्फ IF मैंने कर दिया इंक्रीजिंग, पता है क्यों? क्योंकि यहां से गया, थोड़ा सा रुका है, देखो टर्न यहां पे हुआ है, फिर उसके बाद बढ़ा है, फिर थोड़ा सा रुका है, क्योंकि जहां टर्निंग पॉइंट आ गया वहां पर रुकना पड़ेगा, f' थोड़ा सा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन कहीं अगर रुका है, थोड़ा सा भी रुका है, कांस्टेंट है, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। IF इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं रुक रहा है, हमेशा लगातार नहीं बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ? पहले यहां पे बड़ा है तो कलेक्टिवली मैं लिख सकता हूं f', ठीक है, वी कैन राइट f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पे देखो तो ये फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या होगा? f' ग्रेटर देन 0 हमने लिख दिया, f' ग्रेटर देन 0। अच्छा, इस केस में क्या करेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन हमने लिखा, तो ये होगा f' स्मॉलर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर से आया, फिर रुका और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो f' स्मॉलर देन इक्वल टू हमने 0 लिख दिया। ठीक है, दोनों चीज हो रहा है। ये देखिए फंक्शन जी, ये सिर्फ डिक्रीज ही कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, इसको क्या कहोगे? ये वाला फंक्शन थोड़ा सा देख लो। ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर यस इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ना ही तो ये इंक्रीज कर रहा है, ना ही ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? वेल, तो आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग प्रूफ, या अच्छा प्रूफ भी जाना है आप लोग को कि f' ग्रेटर देन 0 कैसे होता है। चलिए बताता हूं, प्रूफ भी पहले देख लो, मजा आएगा आपको। पहले इतना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ। आप जैसा देख रहे हो कि f' y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है, क्योंकि ये जो इंडिकेट करता है ना, स्लोप को इंडिकेट करता है। f' स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ठीक है, टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट एक तरह का लाइन है, और किसी भी लाइन का स्लोप जो है ना, हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। अगर थीटा मिले और थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना चाहिए, तो उसके पहले अगर tan लग जाए तो भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, और नहीं तो उस स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट अगर मिल जाए तो उस पॉइंट का यूज करके भी हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब तो आपको पता होगा ही, आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज f' और यहां लिखा x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा, y2 माइनस y1 को इस साइड लिख दो, यहां लिखा जा सकता है f', और ये हो गया x2 माइनस x1 मैंने लिखा। क्लियर? क्या मैं y2 को लिख सकता हूं fx2, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू fx होता है, तो y2 इक्वल टू fx2 लिखा गया, और माइनस मैंने लिखा यहां पर fx1 यहां पर लिख दिया, ठीक है, और दिस इज f' और x2 माइनस x1 मैंने किया। क्लियर? अच्छा, अभी जस्ट आपको सिखाया गया है कि इंक्रीजिंग वाले के लिए क्या होता था कि f' ग्रेटर देन 0 होता है, इंक्रीजिंग वाला के लिए f' ग्रेटर देन 0 होता है, और दूसरा प्रोसेस मैंने सिखाया था कि x1 स्मॉलर देन x2, तो इसका मतलब fx1, ठीक है, fx1 स्मॉलर देन fx2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, fx1 स्मॉलर देन fx2 लिखते हैं। ये इसका कोर डेफिनेशन है, x1 स्मॉलर देन x2, तो fx1 स्मॉलर देन x2, क्योंकि x1 स्मॉलर देन x2 तो दोनों केस में था, इंक्रीजिंग के केस में भी था, डिक्रीजिंग के केस में भी था, तो हमने लिखा x1 स्मॉलर देन x2, fx1 स्मॉलर देन fx2 मैंने लिखा। तो यहां भी कुछ ऐसा ही देखो, f' ग्रेटर देन 0 है ना, तो बताओ ये f' ग्रेटर देन 0 है, तो ये जब 0 से बड़ा है, और ये भी जब भी देगा तो पॉजिटिव ही देगा, और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव होगा, तो कह सकते हैं कि fx2 माइनस fx1 ग्रेटर देन 0 हो गया, ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया, और जब ग्रेटर देन 0 हो गया तो fx2 ग्रेटर देन fx1 हमारा हो जाएगा। fx2 ग्रेटर देन fx1 मैंने यहां पर रख दिया। बात समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है, fx2 ग्रेटर देन fx2 ये लिखा जा सकता है, और यही तो, और देखो ये इससे ग्रेटर है,
और इस साइड से लिखोगे तो fx1 स्मॉलर देन fx2 लिख सकते हैं। यही हो रहा है ना। ये कब हो रहा है कहानी, जब x1 स्मॉलर देन x2 इंप्लाइज दैट fx1 स्मॉलर देन fx2। और ये कंडीशन कब पढ़ाया गया था, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जी हाँ, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा f' से जब ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो फंक्शन कैसा बन जाता है, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाता है। क्लियर। और इसी का उल्टा भी हम लोग ले सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ध्यान से देखते जाइए। सारा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग डेरिवेटिव के बेसिस पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कर देते हैं। एग्जाम्पल इसका स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हुआ है इसका एग्जाम्पल। और क्वेश्चन में फर्स्ट ही क्वेश्चन कह रहा है कि fx जो है ना 7x-3 दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, SI का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग fx 7x-3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अब जैसे देखो तो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि सारा क्वेश्चन अब हम लोग डिफरेंशिएशन के बेसिस पर ही बनाएंगे। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 7 आ जाएगा। और क्या 7 ग्रेटर देन 0 है, तो बोलोगे हाँ सर 7 ग्रेटर देन 0 है। तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पर f' ग्रेटर देन 0। और तो कहा जा सकता है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। f हमारा क्या है बताओ तो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं। इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, इसको भी चेक करना है क्या ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। अभी जैसे देखो यहां पर x³ है -3x² प्लस 4 कह रहा है। ये एक फंक्शन दिया हुआ 4x और x बिलोंग्स टू r है। आपको चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो चलिए क्वेश्चन देते हैं करण अर्जुन को, देखते हैं करण अर्जुन क्या दिमाग लगाता है। करण अर्जुन ने दिमाग क्या लगाया कि सबसे पहले वो इसको डिफरेंशिएट करेगा। और डिफरेंशिएट कैसे करेगा, ये रखा f' रखा, 3x² मैंने लिख दिया, माइनस लिखा मैंने 6x और प्लस मैंने लिख दिया यहां पर 4। ठीक है, +4। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, या फैक्टराइज होने से पहले इसको देख लेना, ट्राई करो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, ये 6x हो गया, 3 + 1 लिख सकते हो यहां पर। इसी 4 को अगर ब्रेक करना होगा तो 3 + 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। और नहीं तो क्लास 10th में आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा है कि x² को कोफिशिएंट 1 रखो। या आओ इसी मेथड से करते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। पहले x² का कोफिशिएंट निकाल लो, x² - 2x प्लस कितना कर लिया 4/3। जबरदस्ती हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 2 से हमेशा डिवाइड करना। इसलिए नहीं कि यहां पे 2 है, हमेशा 2 से ही डिवाइड होता है। अगर वहां पे 3 होता तो भी 2 से डिवाइड होता, 5 होता तो भी 2 से डिवाइड होता। ठीक है, तो मैंने कितना लिखा, 3x² - 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 4/3 मैंने लिख दिया। ठीक है, +4/3 लिखा। अब यहाँ कर क्या करोगे, 3 इसको लेकर के सॉल्व कर लो, x - 1 का होल स्क्वायर, और इसको जरा सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा। देखिए 4/3 और -1 को इस साइड लिख दिया मैंने। क्या लिखा जा सकता है, 3x - 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 में से 3 चला जाएगा, 1/3 हो गया। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x - 1 का होल स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पे लिख दो × 0 और प्लस हो गया 1, ये हुआ f'(x). ठीक है, 0 1। तो क्या करेंगे, f'(x) इक्वल टू वी आर गेटिंग एज अ 1 हो गया आपका। ठीक है, रुक जाओ, 0 नहीं रखना आपको, 0 रखने की जरूरत ही नहीं है। और 0 भी क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो हमेशा क्या है ना कि ये वाला क्वांटिटी तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 0 होगा। ये बात तो कंफर्म है कि 0 नहीं, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लो।
ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। तो ये तो कंफर्म है पॉजिटिव होगा, 3 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो लिखा जा सकता है पहले ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो मैं लिख सकता हूं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का ये बेनिफिट है ताकि आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा वो पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव ये है +1 तो ग्रेटर देन 0, तो इसलिए हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। वेल तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग उसके बाद का जितना क्वेश्चन वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कुछ मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया, वीडियो में शॉर्ट रखूंगा ताकि आपका फोकस भी मेंटेन रहे, और ऐसे भी गाइडलाइंस है कि भाई 25 मिनट तक ही आपको वीडियो रखना है, एक बार में बच्चा 25 मिनट तक ही नेट पर समय यूज करे, वीडियो देखे। ठीक है, तो 25-25 मिनट के आसपास का मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका कंसंट्रेशन भी बना रह जाए और अच्छी तरह सब सीख भी सकूं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही है।